वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैं सबसे कहूँगा कि ज्वलंत टॉपिक है आज का, और वो है एनपीई और यू कैन से न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं एनपीईज का कि कैसे कैसे एनपीईज आई हैं हमारे देश में। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है 1968 में हमारे यहाँ पर आई एनपीई। आफ्टर दैट इसी को अगर हम 68 को उल्टा लिख दें 86, तो उसमें आई हमारे यहाँ पे सेकंड जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था 1986 में। आफ्टर दैट जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी, इसको रिवाइज किया गया 1992 में। ठीक है, तो उसके बाद से लेके अब तक कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी। उसके बाद में अभी आई है ये 2020 में। तो अगर आप काउंट करें तो आप देख पाएंगे कि आफ्टर 34 years वी हैव ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यू कैन से न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जितने भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर करें, क्योंकि आने वाले जितने भी टैक्स से रिलेटेड एग्जाम होंगे या टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होंगे उन सभी में इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से इसके बारे में पॉइंट्स को समझ लेते हैं। यस, अगर मैं बात करूं तो जो हमारी नई सरकार बनी, मिंटू से मोदी सरकार बनी, वो बनी 2014 में। ठीक है, और जब भी कोई नई सरकार बनती है तो वो क्या चाहती है कि भाई जो एजुकेशन है उसमें कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए। और इन्हीं सुधारों को कंसीडर करते हुए 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने जो रिपोर्ट जो बना रहे थे उसको बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर मिंटू से 2016 में एक अलग से कमेटी फिर से गठित की गई और जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। मैं आपको बता रहा हूं ये जो नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस एनपीई की अध्यक्षता जो की है वो की है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने। और ये क्या है? ये पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और यू कैन से स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो ये जो एनईपी बनाई गई है इसके लिए क्या किया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोगों से पूछा गया है। और ये जो अलग अलग क्षेत्र थे इनमें कौन कौन थे? अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से और जनप्रतिनिधियों से सभी की राय ली गई। और इवन 1,25,000 ग्राम समितियों के भी विचार लिए गए हैं। मिंटू से more than 2 lakh suggestions were taken before forming this NEP। ठीक है, ये पॉलिसी बनाने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा सजेशंस लिए गए। और अब जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर में मिंटू से 2019 में 31 मई 2019 को यह जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई 2016 से 3 साल में उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई और यह रिपोर्ट एमएचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल को 31 मई 2019 को सौंप दी गई और जिन्होंने 29 जुलाई 2020 मतलब कल उसके विधेयक को पास कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका जो बिल है वो पास हो चुका है। तो आपको पता है कि अब ये बिल जाएगा संसद में और संसद में आपको पता ही है जब 370 पास हो सकता है तो ये तो पास हो ही जाएगा। तो मीनटू से आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इस समय पर जो हमारे यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? श्री रमेश पोखरियाल और यू कैन से निशंक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनकी टीम में जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं अमित खरे उच्च शिक्षा सचिव और अनीता करवाल सचिव शिक्षा विभाग भी थे। ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो कमिंग सेशन मिंटू से 2021-22 का जो सत्र होगा उसमें यह पॉलिसी लागू
हो जाएगी। तो आइए चलिए जल्दी से समझते हैं इस पॉलिसी के बारे में। जो पहले हमारा एक मंत्रालय होता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय और यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और इसमें जो एक और खास बात की गई है वो क्या, कि अब जो शिक्षा होगी वह रटंत प्रणाली पर नहीं होगी, रटंत विद्या नहीं देनी है, बल्कि नींव पर बल देना है। अब देखिए ये जो शब्द है नींव, इसको हम ज्यादा एम्फेसिस देकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नींव मीन्स फाउंडेशन। कुछ भी चीज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी नींव को हमें मजबूत करना होता है। तो यह जो हमारी शिक्षा प्रणाली है यह भी बात करेगी नींव की। और इसी चीज को लेते हुए इन्होंने क्या किया है, जो हमारा 10+2 का पैटर्न था उसको चेंज करके 5+3+3+4 में कर दिया गया है। मीन टू से 5, 3, 3 एंड 4। तो चलिए अब जल्दी समझते हैं 5+3+3+4 क्या है। इसको हम अलग अलग स्टेजेस में बांट के समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं 5 क्या है। ठीक है ना। जहां तक हमने देखा कि भाई 5 मतलब क्या, फाउंडेशन स्टेज। ठीक है। पहले हमारा क्या होता था, प्राइमरी होता था, और जहां पर हमारा ईसीसी के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ईसीसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा ध्यान कंपैरेटिवली कम होता था, लेकिन अब एनसीईआरटी के अंतर्गत ही उसका भी सिलेबस बनाया जाएगा। आफ्टर दैट मैं कहूंगा कि जो ईसीसी है हमारा वो 3 साल का कर दिया गया है कंपलसरी। और आप कहेंगे कि पहले 3 साल हम ईसीसी और यू कैन से प्री प्राइमरी करेंगे, उसके बाद में हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब पहली और दूसरी क्लास रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3+2=5। मतलब पहले जो 5 साल फाउंडेशन कोर्स होगा हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। और अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनके ऊपर ज्यादा बड़े मेथड्स यूज नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन जो मेथड रहेगा पढ़ाने का वो क्या रहेगा, प्ले वे मेथड रहेगा। और अब से पहले जो ये रहता था ईसीसी, आपको पता है कि आंगनवाड़ियों के अधीन या फिर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, जैसे जिसको केजी करवानी होती थी, एलकेजी यूकेजी करवा लेते थे, नहीं करवानी होती थी नहीं करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी इसके लिए करिकुलम को सेट करेगी और उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होंगी वो सभी के सभी एनसीईआरटी द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी। तो सरकार ने ईसीसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर भी पर्टिकुलर ध्यान दिया है इस बिल में। नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, और यू कैन से नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कि हमारे होंगे 3rd, 4th एंड 5th क्लास। तो इसके बारे में क्या रिकमेंडेशंस है, सबसे पहले तो ये है कि जो साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और आर्ट्स जो हैं वो यहीं पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। मिंटू से इससे पहले 1st एंड 2nd क्लास में साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो वो खेल खेल में या भाषा के रूप में रहेंगे, एक इंटीग्रल पार्ट रहेंगे भाषा का। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है, अब अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। अब अगर आपका मन करे कि भाई आपको 5th क्लास तक इंग्लिश चाहिए तो आप लें, और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ना लें, मतलब ये कंपल्शन नहीं होगी। आफ्टर दैट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाएगा। देखिए हमारे देश में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहले से ही है, लेकिन उसमें क्या था कि एक हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज और यू कैन से इंग्लिश रहती थी, लेकिन अब वो इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं रहेगी, उसकी जगह पर हम अपनी मदर टंग ले सकते हैं। ठीक है। तो 3 लैंग्वेजेस में हमारी मदर टंग हो जाएगी, रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी और राजभाषा और यू कैन से हिंदी हो जाएगी। होपफुली आपको मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज का अंतर पता है। फिर भी मैं बता दूं कि सपोज एक पंजाब का बच्चा तमिलनाडु में जाके रहना शुरू कर देता है, तो मैं कहूंगा जो उसकी पंजाबी भाषा है वो उसकी मदर टंग है, और वहीं जो तमिल भाषा है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रह रहा है वहां की भाषा भी कंसिडर की जाती है। और चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स, और नेक्स्ट 3 ईयर मीन टू से 6th, 7th एंड 8th। और जहां तक मैं बात करूंगा इन 3 सालों की, तो इनके अंदर बड़े ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं। जो बच्चे अभी 6th, 7th क्लास में हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक
मूव है, एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। और इसमें जो सबसे पहली बात रहेगी वो क्या रहेगी, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज और यू कैन से वोकेशनल नॉलेज यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसी स्टेज में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर का बनाना, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऐप डेवलप कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करिकुलम का पार्ट रहेंगी। सेकेंड थिंग, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आगे भविष्य के लिए उनको तैयार किया जाएगा। थर्ड थिंग इज इंटर्नशिप की सुविधा होगी, मतलब बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है, प्रशिक्षण अनुभव ले सकता है। मतलब अगर बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है और उसको लगता है कि भाई उसका एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, सपोज बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो कुछ टाइम के लिए अपने स्कूल से परमिशन लेके इंटर्नशिप पे जा सकता है उस चीज़ की, और किसी मेंटर के पास जा सकता है जहाँ से वो उसकी ट्रेनिंग लेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट 4 years, 9th 10th 11th एंड 12th। और इसमें जो सबसे पहले बात रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर हमारा जो ध्येय होना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो क्या होगा, एनालिसिस एबिलिटी और यू कैन से विश्लेषण क्षमता बढ़ानी है बच्चे की। बच्चा खुद से सोच पाए, समझ पाए चीज़ों को, वो बढ़ाना है। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात क्या आई है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि एक ही क्लास में बच्चा, जैसे कि मैं कहूँगा कि पहले क्या होते थे, हमारे 3 स्ट्रीम्स होते थे, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इन तीनों में से आपको कोई एक लेना होता था और उनके अंदर कुछ डेफिनेट सब्जेक्ट्स होते थे, आपको वही लेने होंगे। ठीक है, आप उनसे बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब मीन टू से अगर आप इतिहास के साथ चाहें कि भाई मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप एक ही क्लास में दरअसल पूल बनाए जाएंगे, उस पूल के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो यह बच्चों के लिए बहुत ही एक राहत का कार्य किया गया है सरकार के द्वारा। और अब यहाँ पे ये समझना है कि कमिंग सेशन से होपफुली हमारे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का ये जो रिजिड स्ट्रीम था ये नहीं रहेगा। आफ्टर दैट जो एग्जामिनेशन होंगे वो क्या होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, छमाही परीक्षाएं होंगी जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और यू कैन से डिस्क्रिप्टिव सभी प्रकार के टेस्ट रहेंगे। और बच्चों से जब हम 6th क्लास से लेके 12th तक ये कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो यह बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब तक उनकी स्कूलिंग पूरी होगी वो एटलीस्ट एक स्किल में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, और जिससे आगे जाके वो अपने जीवन में आजीविका कमा सकेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हम, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों को जो उनसे पढ़ाई है उससे हम दूर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या हम कहेंगे कि जो रीडिंग हैबिट है, पर्टिकुलर अगर मैं एक वर्ड कहूँ, जो रीडिंग हैबिट होती है बच्चों की, उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी अपनाई गई है कि बुक्स का हमें प्रमोशन करना है, और उसके अंतर्गत हमारी जो हार्ड बुक्स है वो भी और जो ई बुक्स हैं वो भी बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। आफ्टर दैट 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट मीन टू से अब तक जो असेसमेंट होता था वो केवल एग्जामिनर या टीचर वही करते थे, लेकिन अब जो असेसमेंट होगा उसमें बच्चे की राय भी पूछी जाएगी, और इवन जो बच्चे के क्लासमेट्स होंगे, जो उसके पीयर ग्रुप के साथी होंगे, उसकी जो मार्कशीट होगी, उसका जो रिपोर्ट कार्ड होगा, उसके अंदर इन सभी की राय ली जाएगी, इन सभी के व्यू पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। और इनको कंसिडर करने के लिए हम बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को कंसिडर करेंगे, और ऑल राउंड डेवलपमेंट में कवर करेगा हमारा स्कोलेस्टिक और कोस्केलेस्टिक दोनों पार्ट्स को कवर किया जाएगा। केवल एग्जामिनेशन के ऊपर बेस रहकर या हम केवल जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है उसके ऊपर बेस नहीं रहेंगे, स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक सभी को इंक्लूड करके रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की या स्नातक की। यहाँ पर भी बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब मैं कहूँगा अब होगा शुरू CAT। ये वो वाली कैट नहीं है, ये है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। और यू कैन से अगर किसी बच्चे के कॉलेज में एडमिशन के दौरान मार्क्स कम रह जाते हैं, ठीक है, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन अब सरकार ने एक फैसिलिटी क्या दी है कि अगर आपके मार्क्स कम है उसके बावजूद भी आप एक टेस्ट देके, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर कॉलेज में एडमिशन
ले सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर रहेगा मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। ये बहुत अच्छा काम किया गया है, क्योंकि देखिए ऐसा होता था कि सपोज कोई बच्चा है वो 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है और इन द मीन टाइम ग्रेजुएशन के बीच में सपोज उसने 1 साल की ग्रेजुएशन कर ली है, अब उसको किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही है, तो उसका वो जो 1 साल होता था वो वेस्ट हो जाता था। अब वो चीज नहीं होने वाली है। अगर आपने 1 साल के भी की है तो आप किसी भी टाइम पे उससे बाहर भी जा सकते हैं, और कल को अगर आपकी सिचुएशन पहले जैसी बदल जाती है, ठीक हो जाती है, तो आप फिर से उसको स्ट्रीम को सेकेंड ईयर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री सिस्टम है। आप एक फील्ड में ग्रेजुएशन करते करते साथ में दूसरी चीज में भी कोई कोर्स कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड है वो 3 साल या 4 साल का होगा। अब देखिए 3 साल और 4 साल में क्या है, अगर बच्चा 1 साल तक ग्रेजुएशन में पढ़ता है तो उसको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन में 2 साल किए हैं तो उसको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर बच्चे ने 3 साल कंप्लीट किए हैं तो उसको डिग्री मिलेगी। लेकिन अब 4 साल का क्या, अगर बच्चा 4 इयर्स की ग्रेजुएशन करता है तो 4th ईयर में बच्चा को रिसर्च करवाई जाएगी और उसको रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। मतलब हमारे जो क्रेडिट हैं उनको एक बैंक में रखा जाएगा। और बैंक से मतलब क्या, अगर आपने सीटेट किया है तो आपको पता होगा कि एक होता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में हमारा मतलब डिजिटल लॉकर होता है, हमारी जो अचीवमेंट्स है उनको रखा जा सकता है। तो इसमें बच्चे का जो सर्टिफिकेट किया है या डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, रिसर्च किया है उसने, तो उन सबको डिजी लॉकर के अंदर रखा जाएगा, ताकि भविष्य में जब भी उसको वोकेशन की जरूरत पड़ेगी वो उसका यूज कर पाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर एक नई बात आई है कि जो एमफिल है, एमफिल को खत्म कर दिया गया है, और यू कैन से आफ्टर मास्टर्स आपको अगर पीएचडी में जाना है, आपको रिसर्च में जाना है, तो आपको एमफिल की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद देखिए एक बहुत अच्छा काम किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं सभी में जो नॉर्म्स होंगे वो सभी के लिए सेम रहेंगे। कोई अलग अलग नॉर्म्स नहीं होंगे कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में ऐसी होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी के लिए एक समान नॉर्म्स बनाए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक और बहुत अच्छा काम किया गया है। वो क्या किया गया है कि संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में भी हम संस्कृत पढ़ पाएंगे। उसके बाद में मैं कहूँगा लिटरेचर को, म्यूजिक को, आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज को बढ़ाया जाएगा, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा। कॉलेजेस की जो फीस होगी वो फिक्स्ड रहेगी, उससे हम मतलब ज़्यादा एक लिमिट रख देंगे, उससे ज़्यादा फीस कॉलेजेस नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक बात आती है अब NMM, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। NMM स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग। देखिए मेंटर क्या होता है, मेंटर होता है जो गाइड करता है, जो हमें बनाता है। एक NETF मतलब नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया है, जो एक प्लेटफॉर्म बनाता है टेक्नोक्रेट्स के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए। मतलब वो सभी उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और बच्चों को वो क्या करेंगे, मेंटर करेंगे। मतलब NMM मिशन के अंतर्गत ही NETF को रखा गया है कि जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे जिन्होंने किया है वो आगे आने वाली जनरेशन को, आगे बच्चों को वो गाइड कर पाएंगे। और उसके बाद में मैं कहूँगा एक और बहुत अच्छी चीज की गई है, वो किया गया है NRF। NRF मीन टू से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देखिए अभी तक जो रिसर्च होती थी, और इवन मैं कहूँगा अमेरिका में भी जो रिसर्च होती है उसमें जो फंड मिलता है, उसमें जो ग्रांट दी जाती है, उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, वो साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं, साइंस का जो फील्ड होता है, साइंटिस्ट होते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाता है। लेकिन इसके अंदर साइंस के साथ साथ सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, फाइनेंस, लिटरेचर, इन सभी को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं इनमें से किसी भी टॉपिक पर, तो सरकार आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। और अब देखिए यहाँ पर आप, जैसा कि आपको पता है कि जो मोदी जी हैं वो थोड़ा सा टूरिज्म को लेकर कुछ ज्यादा ही जागृत व्यक्ति हैं, तो उन्होंने क्या किया है,
जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन कंट्री से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनके लिए क्या किया गया है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम अब अपने देश में विदेशी छात्रों को उन्हीं के देश के, पहली बात तो उनके लेवल की शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, एंड सेकंड थिंग, जो उनकी यहाँ पर शिक्षा के जो रेट होंगे, मीन टू से यहाँ पर जो उनका एक्सपेंडिचर होगा, उसको भी कम किया गया है। उससे क्या होगा, अब देखिए बच्चे आएंगे तो उनके साथ उनके माँ बाप भी कभी कभी आएंगे, उनके दोस्त भी आएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो देश का जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली बेटर हो सकेगी। आफ्टर दैट यहाँ पर एक और बहुत अच्छा काम किया गया है कि देखिए अभी हम आजकल अगर देखते हैं तो जो ई लर्निंग है, मीन टू से अगर मुझे कुछ देखना है नेट पे, अगर कुछ सर्च करना है, तो वो या तो इंग्लिश में प्रोवाइड होगा या ज्यादा से ज्यादा हिंदी में हो सकता है। लेकिन अब यहाँ क्या किया गया है, ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए 8 भाषाओं में ई लर्निंग की सुविधा दी गई है। आफ्टर दैट अब देखिए कई कॉलेजेस का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे होता है। अब क्या किया गया है कि कॉलेजेस को भी ग्रेड्स बांटे गए हैं, मीन टू से ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस, ठीक है ना, बी प्लस, इस तरीके से ग्रेड बांटे गए हैं। और कॉलेज को उस ग्रेड को मेंटेन करना होगा। मेंटेन इन द सेंस, कोई अगर बी में है तो उसको बी प्लस में आना होगा, बी प्लस में आने के बाद ए में आना होगा, ए के बाद में ए प्लस में आना होगा। और यदि कॉलेज ऐसा नहीं करता है तो जीरो से, मतलब तत्काल प्रभाव से लेके और 15 इयर्स के, मतलब मैक्सिमम टाइम रहेगा, उसके अंदर उसकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है। मीन टू से अब कॉलेजेस को भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या किया गया है कि हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। जैसे आपको पता है NAAC होता है, NBA होता है, BCI, MCI, DCI, PCI, UGC, AICTE, बहुत सारी हमारे यहाँ पे एजेंसीज हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, मेडिकल और लीगल कॉलेजेस को छोड़कर, मेडिकल और लीगल कॉलेजेस को छोड़कर एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। ठीक है, मतलब कि एक ही संस्था होगी जो सभी को रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्रांतिकारी चेंजेस किए गए हैं और इसका जो PDF है उसको बड़े ध्यान से पढ़ के मैंने अच्छे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको भी ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोडेबल लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। और मैं कहूँगा इसको जरूर पढ़िए। और इससे अलग भी इसमें अगर कुछ चीजें होंगी तो हम जल्दी ही वीडियो में उसको फिर से क्लियर करेंगे। और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।